सभी की स्कूल में अभी जो एग्जाम आने वाली है 23 8 तारीख की होगी। हाँ बोल रहा कैसे 3 तारीख होगी। तो 4 तारीख को आपका सेकंड पेपर कई बच्चों का मैथ्स का है, कई बच्चों का इंग्लिश का भी है, ठीक है। तो हाँ गुजराती का भी है, तो गुजराती नहीं बोलूंगा तो देगा नहीं। तो उन बच्चों के लिए जिन बच्चों की मैथ्स की एग्जाम है, तो उन बच्चों के लिए फिलहाल में हम आज चलाएंगे थेल्स की प्रमेय। अब कई बच्चों के मन में ये चलेगा सर थेल्स की क्यों, पाइथागोरस की क्यों नहीं? बिकॉज जितने भी बच्चों के स्कूल में चलाया गया है खाली थेल्स की प्रमेय ही चलाई है, इसके अलावा और कोई भी प्रमेय चलाई नहीं है। तो अगर कोई और भी आनी होगी, अगर आनी होती है तो फिर वो चलाते भी, लेकिन नहीं चलाई है। अगर थेल्स के अलावा कोई और, अगर थेल्स के अलावा कोई और भी प्रमेय अगर आती है, अगर थेल्स के अलावा कोई और भी प्रमेय आती है तो वो लोग उसको चेंज करके आपको थेल्स की ही देंगे। बिकॉज आप लोग बोल सकते हो कि सर चलाई तो थेल्स ही दी, पाइथागोरस की पूछी तो हमें कहां से आएगी वो। तो ओब्वियसली अगर वो इसके अलावा कोई और भी आता है तो वो आपको कट करके थेल्स की लिखवा देंगे, तो आपने थेल्स की लिख लेनी है। अब थेल्स की प्रमेय कई बार एक दूसरा नाम भी थेल्स का है जिसको बोलते हैं समानुपातिका प्रमेय। समानुपातिका प्रमेय थेल्स का ही दूसरा एक नाम है। तो आपसे खाली इतना पूछे कि समानुपातिका प्रमेय लिखो, तब भी आपको थेल्स की प्रमेय ही लिखनी है, ठीक है ना। अब सवाल थोड़ा सा हार्डनेस कब बढ़ जाती है, जब आपको बोल देगा कि समानुपातिका प्रमेय पहले लिखनी है आपको कि होती क्या है, उसके बाद सिद्ध करनी है। अगर आपको थेल्स की प्रमेय यानी कि समानुपातिका प्रमेय लिख कर दे देवे, स्टेटमेंट उसका लिख देवे और फिर सिद्ध करने को बोले तो थोड़ा इजी पड़ता है। लेकिन अभी हमने क्या करना है कि अभी हमको थेल्स की प्रमेय लिखनी है, लिखने के बाद आप जो लिखोगे उसी को फिर प्रूफ करना है, उसी को सिद्ध करना है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों सिखा दे रहा हूं, एक साथ में दोनों आ जाएगा, ठीक है। चलिए पहले हम लिखेंगे थेल्स की प्रमेय होती क्या है। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे थेल्स की प्रमेय। थेल्स की प्रमेय भी डाल सकते हो और आप समानुपातिका प्रमेय भी डाल सकते हो, दोनों सेम ही है। तो मैं यहां पे डाल रहा हूं थेल्स की प्रमेय, ये डाली मैंने हेडिंग। अब हेडिंग के नीचे अंडरलाइन, और अंडरलाइन करने को एक एरो डालकर जहां पर आपने हेडिंग डाली उसकी यहां से हम थेल्स की प्रमेय लिखेंगे, ठीक है। अब थेल्स की प्रमेय अगर मैं आपको लिखवाऊं तो बोलोगे सर हमें याद करनी पड़ेगी, तो आपको याद ना करना पड़े, रटना ना पड़े, इसलिए सीखना ध्यान से। आपको जो थेल्स की प्रमेय जो लिखवाने वाला हूं, जो स्टेटमेंट आप लिखोगे वो भी आपको लर्न ना करनी पड़े, इसलिए ध्यान देना। सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक, तुम लोग इतने ध्यान से आप देख रहे, क्या आवाज है, ओके। तो सबसे पहले एक आपको क्या करना है, एक त्रिभुज ड्रॉ कर लो। सबसे पहले आप एक त्रिभुज ड्रॉ कर दो। याद रखना ये त्रिभुज समकोण नहीं होना चाहिए। समकोण का मतलब है कुछ त्रिभुज का कोई भी एक एंगल, कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होना नहीं चाहिए, ठीक है। एक त्रिभुज आपको ड्रॉ कर देना है, इसको नाम दे दिए, जो चाहो सो आप इसको नाम दे सकते हो। मैं इसको नाम दे रहा हूं ए बी और ये सी, ठीक है ना। ए बी सी लिखने के बाद अगर आप त्रिभुज को देखो तो त्रिभुज की भुजाएं कितनी होती है, 3। कई बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं, मैं उनसे पूछो कि बेटा नाम बताओ इसमें कौन कौन सी भुजा है, तो बच्चे बोलते हैं सर ए बी सी। ये गलत है, ए बी सी उसकी भुजा नहीं है। एक कोण है, बी भी एक कोण है और सी भी एक कोण है। भुजा हमेशा दो बिंदुओं से मिलकर बनती है। जस्ट लाइक एग्जांपल, आपका ये हाथ आप देखते हो ना, ये आपका हाथ है क्या? नहीं, ये आपका हाथ नहीं, ये आपकी कलाई है। ये आपका हाथ है क्या? नहीं, ये आपका शोल्डर यानी कंधा है। और कलाई और शोल्डर दोनों के मिलने से एक हाथ बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हाथ को संस्कृत की भाषा में क्या बोलते हैं? भुजा। क्या बोलते हैं? भुजा। तो आपकी यहां पर दो भुजाएं, ए बी एक भुजा, बी सी दूसरी और ए सी तीसरी। तो कभी भी आपसे भुजा की बात की जाए, कभी भी आपसे भुजा की बात की जाए तो ए दो बिंदु से मिलकर हमेशा एक भुजा बनेगी। तो एक बिंदु ए और एक बिंदु बी, तो क्या हो जाएगा? ए बी। और एक बिंदु ए और एक बिंदु सी मिलेगा ए सी, और एक बिंदु बी और एक बिंदु सी मिलेगा बी सी। तो याद रखना कि दो बिंदुओं से मिलकर ही एक भुजा बनती है। तो कभी भी आपसे भुजा पूछी जाए तो आपको ए बी बोल सकते हो, बी सी बोल सकते हो और ए सी भी बोल सकते हो। सिर्फ ए बी सी नहीं बोलना है आपने। समझ में आ गया? क्लियर है? ओके। अब आपने करना क्या है, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, ए बी, बी सी और ए सी। इतना क्लियर है? अब इसमें से
किसी भी एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर एक लाइन खींच दो, एक लाइन खींचनी है। अब बोलोगे सर समांतर का मतलब क्या? तो देखो, जैसे जैसे ये BC है, अब मुझे जैसे ये BC है, अब मुझे BC के समांतर की लाइन खींचनी हो तो मैं ऐसे खींचूंगा, जस्ट लाइक ऐसे। ये हो गई BC के समांतर दूसरी लाइन। समांतर का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति अगर ऐसे जा रहा है तो मुझे इसके समांतर जाना हो तो मैं इसके बराबरी से ऐसे निकलूंगा, ये इसका समांतर कहलाता है। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर व्यक्ति ऐसे जा रहा है तो मैं ऐसे जाऊं ऐसे, तो ये समांतर नहीं है, ये समांतर नहीं है। समांतर का मतलब जैसे वो व्यक्ति जा रहा है उसको बिना कुछ प्रॉब्लम किए बिना आप चुपके से उसके बाजू से निकल जाओ तो वो समांतर कहलाता है। अब आपको करना क्या, किसी भी एक भुजा के समांतर एक लाइन खींच दो। अब मैं इसके समांतर यहां खींचूंगा तो त्रिभुज के बाहर हो जाएगी, मुझे त्रिभुज के अंदर ही एक लाइन खींचनी है। ठीक है, तो मैं त्रिभुज के अंदर एक लाइन खींच रहा हूं। बॉयस ध्यान देना, यहां पर त्रिभुज के अंदर में एक लाइन खींच रहा हूं, ध्यान देना। ये त्रिभुज के अंदर एक समांतर में एक लाइन खींच दी, थोड़ी टेढ़ी हो सकती है बिकॉज मैंने ऐसे खींची है। इसका इस लाइन का मैंने नाम दे दिया है L। इस लाइन का मैंने नाम क्या दे दिया? L। अब जैसे ही आपने एक लाइन खींची तो इस त्रिभुज ने आपने जो लाइन, ये जो लाइन L है वो किसके समांतर है? BC के। BC के समांतर आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है ना इतना? ओके, अब BC के समांतर जो आपने एक लाइन L खींची तो इस लाइन ने इस त्रिभुज की दोनों भुजाओं को काटा है, अलग अलग बिंदुओं पर काटा है। एक तो AB वाली भुजा को इसने यहां पर काटा और एक तो AC वाली भुजा को इस यहां पर काटा। अब जहां पर काटा है, काटने को शुद्ध हिंदी में कहते हैं प्रतिच्छेदित करना। शुद्ध हिंदी में कहते हैं प्रतिच्छेदित करना। इसको मैं नाम दे दे रहा हूं P और यहां पर Q। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पल्ले पड़ा कि नहीं बढ़ रहा है? सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज बनाया जिसका नाम मैंने ABC दिया। उसके बाद मैंने BC के समांतर एक लाइन ड्रॉ की जिसका नाम मैंने L दिया। इस L ने त्रिभुज ABC के दो भुजाओं को, एक AB को और AC को, दो अलग अलग बिंदुओं पर काटा है जिसका मैं नाम दे दिया P और Q। अब जैसे ही ये काट दिया, इसके बाद आपने करना क्या है, जैसे काटने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक भुजा थी हमारी AB, पहले एक भुजा थी और वही हमारी अब AB भुजा दो भाग में बढ़ चुकी है, दो भाग में बढ़ चुकी है। एक भाग उसका हो जाएगा AP और एक भाग हो जाएगा उसका PB। यहां पर देखोगे तो यहां पर हो जाएगा AQ और यहां पर हो जाएगा QC। यही हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज की किसी भी एक भुजा के समांतर अगर दूसरी लाइन खींच दी जाए तो वह त्रिभुज की दोनों भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, यानी कि काटती है, जिससे वो दोनों भुजाएं समान अनुपात में, समान भाग में या समान अनुपात में बट जाती हैं। यही आपकी है थेल्स की प्रमेय। अब इसको सिद्ध करने के लिए हमने क्या करेंगे, एक P बिंदु से लंब डाल दो और एक Q बिंदु से लंब डाल दो। लंब कैसे डालना ध्यान देना। अब आप बोलोगे सर लंब बम तो कुछ पल्ले पड़ता ही नहीं है, तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आता, पल्ले नहीं पड़ता, उन बच्चों के लिए आपको एक सुन चौकड़ी खेल लेनी है, क्रॉस बना लेना है। क्या बना लेना? क्रॉस। ध्यान दीजिए कैसे, ध्यान देना बच्चा, क्रॉस बना लेना आपको, एक ऐसे, ठीक है, और एक ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, समझाया कि नहीं? यहां सॉरी, तीन बेटा क्रॉस करना है, खाली क्रॉस करना है। अच्छा ठीक है, सिंग नहीं करना, उसको सिन भी नहीं बोलता, आई थिंक शून्य बोलता है, सिन। चलो ठीक है, वो सिंग चना नहीं चाहिए है ना, तो खाली भैया जस्ट आपको क्रॉस ड्रॉ करने हैं। क्रॉस क्यों करने हैं? ताकि आपको याद रहे। कई बच्चों को आधार और लंब में कंफ्यूजन होती है, तो वो कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं बता रहा हूं कि खाली आपको क्रॉस ड्रॉ कर देने हैं, ठीक है। अब बाई क्रॉस मैंने क्यों करवाया, ध्यान दीजिएगा। आपने क्या किया है कि P बिंदु से आपने एक यहां पर एक लंब डाल दिया है और लंब जहां पर भी गिरता है वहां पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो जाता है, यानी वहां बन जाता है।
इसको नाम दे दो, ये P से यहाँ पर जो बिंदु बन गया उसको क्या दे दो N, ठीक है। एक लंब यहाँ बन गया और एक Q बिंदु से आपने एक लंब डाला है यहाँ पर, जो यहाँ पर आके मिला हुआ है, यहाँ पे गिरा हुआ है। इस ये जहां पर लंब गिरता है वहां 90 डिग्री बन जाता है, उसको मैंने N नाम दिया, तो इसको नाम दे दे रहा हूं M। बोलो इतना समझा कि नहीं? आपको जो अभिलंब मैंने जो खींचा है वो खाली ऊपर ही ड्रॉ करना है, नीचे ड्रॉ तो करना है, यहाँ पे लंब नहीं है, अभिलंब नहीं है। बिकॉज अभिलंब जो होता है वो किसी भी भुजा के बीच में डलता है। ये आपका त्रिभुज बना, अगर आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा तो आपको दिखाई देगा कि ये आपका एक त्रिभुज है। सुन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आपका एक त्रिभुज है और यहां पर भी आपको एक त्रिभुज दिखाई दे जाएगा, ठीक है, ऐसे। समझा है कि नहीं आया? ये ड्राइंग आपको समझ में, किन बच्चों को समझ में आई है बताओ, फिर मैं वापस से आगे समझाऊं। क्योंकि ये ड्राइंग जो मैंने आपके लिए बना के रखी है, ये जो ड्राइंग मैंने बनाई हुई है, यही रफ ड्राइंग अभी हम बाद में फिर से बनाएंगे। ये रफ है, रफ इसलिए बनाया है ताकि हम, अभी मैंने कुछ भी लिखा नहीं है, सारा काम मैंने रफ पे किया है, इस ड्राइंग पे किया है। थेल्स की प्रमेय जो लिखने वाले हैं वो इस ड्राइंग के आधार पर ही लिखेंगे। पक्ष साध्य उपपत्ति जो सिद्ध करने वाले हैं उस ड्राइंग पे ही करेंगे। कहने का मतलब खाली इतना है कि आपके लिए जो पूरी की पूरी प्रमेय है वो ड्राइंग में ही है। अगर आपको ड्राइंग समझ में आ जाती है, अगर आप ड्राइंग ड्रॉ कर लेते हो, हर एक चीज का मतलब आपको पता है, तो आपकी ये थेल्स की प्रमेय एकदम से इजी बन जाएगी। तो मैंने जो ड्राइंग ड्रॉ की है उसमें कुछ भी ना मालूम पड़ा हो तो बताइए। गर्ल्स सभी को आ गया? गर्ल्स बॉयज में समझ आ गया? ओके, चलिए अब थेल्स का सिद्धांत लिखेंगे, थेल्स की प्रमेय लिखेंगे हम। ध्यान देना, यहां पर सारे बच्चे यहां फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ध्यान देना, यहां पर सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज में, त्रिभुज की सारे बच्चे यहां ध्यान देना, त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर, कोई भी एक भुजा, आप चाहो तो ये वाली भी समांतर ले सकते हो, आप इसके समांतर भी खींच सकते हो, आप इसके समांतर भी खींच सकते हो, किसी भी एक भुजा आपके समांतर आप खींच सकते हो। त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचने पर, समांतर एक रेखा खींचने पर, एक रेखा खींचने पर वह त्रिभुज की अन्य मतलब दूसरी, अन्य मतलब दूसरी, अन्य दोनों भुजाओं को, अन्य दोनों भुजाओं को, अन्य दोनों भुजाओं को, यानी कि ये दोनों भुजाओं को, अन्य दोनों भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर, अलग अलग बिंदु पर, अलग बिंदु पर क्या करती है, काटती है, यानी कि प्रतिच्छेदित करती है। अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, जिससे वे दोनों भुजाएं समानुपात यानी कि समान अनुपात का मतलब समान भाग में बढ़ जाना, समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, यही आपकी थेल्स की प्रमेय है। समान अनुपात में विभाजित हो जाने का मतलब समझ लो कि जैसे AB को
पी बिंदु पर काट दिया तो ए बी के दो भाग हो जाएंगे, एक हो जाएगा ए पी और एक हो जाएगा पी बी। समान भाग में बट जाने का मतलब ये हो जाएगा कि बेटा एक हो जाएगा ए पी बट जाएगा, इसलिए भाग में ले लेंगे पी बी, पी बी ये वाला हिस्सा है। इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि दो समान भाग में बढ़ जाती है। समझा कि नहीं समझा? ओके, तो ये था आपका थेल्स के प्रमेय का सिद्धांत। ये खाली हमने सिद्धांत लिखा है, तो ये सारा का सारा मैंने इसको देख के ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने, किसी भी एक त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज में किसी भी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचने पर वह दोनों भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर काटती है, जिससे दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसी को थेल्स की प्रमेय कहते हैं। समझना है कि नहीं? कई बार बोर्ड के एग्जाम में ये जो सिद्धांत है, ये जो प्रमेय है, आपको लिखी हुई मिल जाती है, तो आपको सीधा सिद्ध करना पड़ता है। लेकिन कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि ये आपको लिखा हुआ मिलता नहीं है, तो आपको लिखना भी पड़ता है और सिद्ध करना भी पड़ता है। तो मैंने आपको पहले लिख दिया है। ठीक है, अगर आपको ड्राइंग आती है तो पहले रफ ड्राइंग कर दो जल्दी जल्दी कैसे भी करके, क्योंकि वहां पे आपको प्रोफेशनल रफ एकदम बेकार बना लेने की छोटी सी, ठीक है, उसको देख देख के ये बना लेने का। ठीक है, अभी आपको समझा सको इसलिए व्यवस्थित बनाइए। अब इतना करने के बाद अब मैन हमारा स्टार्ट होगा। अब लिखेंगे किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए तीन चीजें हम लिखते हैं। पहला पक्ष, दूसरा साध्य और तीसरा उपपत्ति। पक्ष में जो डिटेल आपको दी गई होती है वही चीज आपको लिखनी रहती है। साध्य में जो चीज आपको साबित करनी, सिद्ध करनी, वो लिखनी है। उपपत्ति के अंदर सारी की सारी ये ड्राइंग आएगी और जैसे आप सिद्ध करने वाले वो सारे का सारे इसके अंदर आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर सो धन है। यहाँ पर पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पक्ष। पहले हम पक्ष लिखने वाले हैं। पक्ष के अंदर आप क्या लिखोगे? धन बढ़ जा। पक्ष के अंदर लिखने वाले हैं कि त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है। ध्यान यहाँ पर बेटा, पक्ष में लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है। इतना ठीक है। उसके बाद बेटा, उसके बाद हमने फिर क्या किया बेटा, त्रिभुज एबीसी दिया गया है जिसमें बीसी के समांतर एल रेखा ली गई है। त्रिभुज एबीसी दिया गया है जिसमें बीसी के समांतर एल रेखा है। ठीक है, ये बेटा बीसी समांतर का ये चिन्ह दो लाइनें खींच दो ऐसे, इसका मतलब समांतर हो जाता है बेटा जी। ठीक है, बीसी के समांतर क्या बेटा जी? एल रेखा है, जिसमें बीसी समांतर है एल के तथा पी एन लंब है ए क्यू पर, तथा पी एन लंब का ये चिन्ह होता है बेटा जी। पी एन लंब है ए क्यू पर। लंब का मतलब पीएन जिस पे खड़ा हुआ है। जैसे हम जमीन पे खड़े हुए तो जमीन हमारा आधार है, ठीक है, और बॉडी हमारी क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। तो बाबू जी ये पीएन किस पे खड़ा है? ए क्यू पर। और उसी प्रकार जो क्यू एम है वो किस पे खड़ा है? एपी पर। किस पर? एपी पर। तथा क्यू एम लंब है, क्यू एम लंब है एपी पर। एपी पर समझना कि नहीं समझना? यह आपका हो गया पक्ष। पक्ष में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो बोले, किसी को भी क्लियर है? जो चीज मुझे इसमें दिख रही थी मैंने सारी चीजों का मेंशन कर दी है। कोई डाउट है क्या? गर्ल्स आप लोग को, बॉयज बोलिए। ओके, पक्ष हो गया। अब साध्य। साध्य देंगे बेटा, यहां पे साध्य लिखेंगे। साध्य में वो चीजें आएंगी जो हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है कि दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है, यही हमें सिद्ध करना है। दोनों भुजाएं मतलब कौन से देना है? एक बेटा एपी, एपी के बटे में आएगा पीबी। क्या आएगा बेटा जी? पीबी। पीबी बराबर, अब ओ वाली लाइन, ओ वाली भुजा ए क्यू बटे में क्यू सी।
क्यू और ये सी, ये आपको सिद्ध करना है। समझ नहीं आया? पक्ष समझ में आ गया, सा समझ में आ गया। अब आपकी उपपत्ति, अब यहां पे लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति। अब बेटा जी उपपत्ति के अंदर आपको ये ड्राइंग आपको करनी होगी पेंसिल से, यही ड्राइंग जो रफ में की थी यही फेयर में आएगी, ठीक है। उपपत्ति में हम यही फेयर करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले एक त्रिभुज ड्रॉ करने वाले हैं, जो कि मैंने कर दिया। नाम देने वाले इसको ABC, A, B और C। अब नाम चेंज मत कर देना, क्यों? क्योंकि उसी के हिसाब से तुम सब कुछ लिख सके हो, तो नाम जो जहां उसको वही करना, ठीक है। ABC हो गया। उसके बाद एक रेखा आपको L खींचनी है, तो मैंने ये L रेखा खींच दी है, ठीक है। ये आपकी होगी L रेखा, उसका नाम मैं इसको यहां दे रहा हूं, ये होगी आपकी L रेखा। और जहां पर प्रतिच्छेदित कर रहा है इसका नाम P और यहाँ पर Q। उसके बाद P से आपको एक के ऊपर एक लंब डालना है, ये लंब डाल दिया। आप बोल रहे हो सर लंब क्यों डालना है, तो अभी सब में आएगा बाद में। एक लंब डाल रहा हूं जिसका नाम मैंने क्या नाम दिया वहां पर N, तो यहाँ पर आपको N ही लेना है, बदल मत देना बाद में। फिर यहाँ पर आ जाएगा M आपका, तो ये हो गया हमारा M, ठीक है बेटा जी। अब उसके बाद फिर यहाँ पर आपको एक चौकड़ी से और बना देनी ताकि आपका त्रिभुज बन जाए। ये त्रिभुज आपको एक टूटक रेखा से बनाना है ताकि दोनों में अंतर मालूम पड़े कि ये अभिलंब है और ये आपने त्रिभुज के लिए लाइन खींची गई है। अगर आप चाहोगे तो दोनों डार्क भी ले सकते हो, दोनों को ज्वाइंट करके तो भी चलेगा, बट टूटक लो तो ज्यादा अच्छा, ठीक है ना। इतना ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई। थेल्स की प्रमेय लिख दी, पक्ष लिख दिया, साध्य लिख दिया, उपपत्ति लिख दी। पक्ष में, साध्य में, उपपत्ति में या थेल्स के प्रमेय का सिद्धांत लिखने में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए। डाउट तो बोलो अभी भी, क्लियर ना? बोलिए। साध्य का मतलब ये है कि जो लाइन थी, ये जो भुजा थी इसका AB तक नहीं था, जैसे ही हमने एक रेखा खींची उसमें क्या होगा, AB दो भागों में बढ़ गया, एक हो गया AP और एक हो गया PB। तो वही लिखा है कि AP बटे में PB और यहां से AQ बटे में QC, तो वही सिद्ध करना है हमने। इतना क्लियर है? अब वो ड्राइंग में जबकि यहाँ बना ली है तो उस ड्राइंग का कुछ मतलब नहीं है, उसका मैं इरेज कर दे रहा हूं बिकॉज मुझे स्पेस की भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो डस्टर लाओ जरा। ओके, अब देखो थेल्स की प्रमेय हालांकि बोर्ड की एग्जाम में भी कई बार आती है, तो बोर्ड के एग्जाम में भी काम आएगी। और कभी भी आपको कभी भी कोई डाउट जाए, कभी भी लगे कि सर मैं भूलने वाला हूं या भूल गया हूं, तो आपको वीडियो प्ले करके कभी भी देख सकते हो, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अब आपको देखो मैं समझाऊं, आपको याद कैसे रखना है, ध्यान देना। सबसे पहले हम जो काम करने वाले हैं वो काम कर, देखो दो भुजाएं बटी हैं, एक बटी है AB और एक बटा है AC, ठीक है ना। तो आपको पहले एक यानी कि AB भुजा पे काम करना है, AB भुजा पे काम करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि AB भुजा के अंदर देखो आप ऐसे त्रिभुज पसंद करने हैं आपको कि ये A और B पूरी की पूरी लाइन कवर हो जाए। तो पहले हम देखेंगे ये A से P तक के लिए, ध्यान बेटा, A से P में त्रिभुज पसंद करो, तो A से P, P से Q, तो A से P, P से Q और ये वाला, ये बन गया त्रिभुज के लिए बना ना बेटा। अब आप बोल रहे हो सर आपने AP क्यों लिया, AQ क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं पहले ये लाइन कवर करने वाला हूं, पहले मैं A से B वाली जो भुजा है पहले वो कवर करूंगा। तो अगर मैं AQ बोलूंगा तो उसके अंदर AP रह जाएगा और मुझे कवर तो यही करनी है, ठीक है ना। तो APQ, ठीक है ना, एक त्रिभुज आपको ये वाला लेना है, समझ आया कि नहीं आ रहा है? उसके बाद पहले APQ, फिर दूसरा त्रिभुज कौन सा है बेटा जी, फिर दूसरा जो त्रिभुज आने वाला है, अब ये लाइन तो करोगे इतनी, अब इतनी बाकी है ना, तो PBQ, अलग नहीं आ रहा है, तो आधी लाइन ऐसे कवर हो जाएगी और आधी लाइन यहां से कवर, यानी पूरी लाइन हमें कवर करनी है। तो पहला त्रिभुज APQ, दूसरा त्रिभुज PBQ। पल्ले बड़ा बड़ा ऐसे त्रिभुज के नाम दो जिससे ये पूरी की पूरी भुजा कवर हो जाए। पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? पल्ले पड़ रहा है ना गर्ल्स? तो लिखेंगे बेटा यहां पर त्रिभुज
ए पी क्यू, ए पी क्यू तथा त्रिभुज पी क्यू सॉरी पी बी क्यू, त्रिभुज पी बी क्यू से। ठीक है बेटा, अब दोनों का निकाल दो क्षेत्रफल। अब बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 लंब गुणे आधार, 1/2 लंब गुणे आधार। मैं लिख दे रहा हूं पहले सूत्र, बेटा ध्यान देना यहां पर। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लंब गुणे आधार। ठीक है, आप लोग इसको लर्न कर लेना, सारे बच्चे इसको लर्न कर लेना। ठीक है, और जो भी आप लोग अभी YouTube पर देखोगे, वीडियो देखोगे ऑनलाइन, वहां से उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना। ठीक है, तो आपको क्या याद रहेगा। अब आपको मैं बता दूं, आपको इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो सूत्र आता है 1/2 लंब गुणे आधार। अगर यहां पर आप ये लंब नहीं लेते तो ये सूत्र लगा नहीं पाते, और ये सूत्र लगता नहीं तो क्षेत्रफल निकाल नहीं पाते। हालांकि दूसरा सूत्र है लेकिन वो डिफिकल्ट होता है बहुत। ठीक है ना, इसलिए ये लंब हमने यहां पर लिए थे। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। अब आप याद रखना कि 1/2 लंब गुणे आधार। अब यहां पर तो पहले हम लिखने वाले हैं त्रिभुज एपीक्यू के लिए। तो बेटा याद रखना यहां पर, और क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहते हैं एरिया, क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहते हैं एरिया, जिसकी स्पेलिंग होती है AREA। ठीक है ना, तो मैं पूरा नहीं लिखूंगा, खाली शॉर्ट में लिखने वाला हूं AR। ठीक है, तो एरिया AR किसका बेटा पहले निकालेंगे, APQ। तो APQ बराबर 1/2 लंब गुणे आधार। तो सूत्र लिख दूं कि डायरेक्ट करूं? डायरेक्ट करूं? नहीं, डायरेक्ट नहीं आएगा। लंब गुणे आधार, स्क्वायर नहीं आता बेटा, स्क्वायर क्यों लगाना है। ठीक है, अब यहां पर बेटा जी, तो एरिया यानी क्षेत्रफल किसका, APQ बराबर 1/2। अब लंब, बाबूजी देखना हमें APQ में चाहिए, तो ये रहा आपका A, ये रहा आपका P और ये रहा आपका Q। तो बेटा जी हमें P से, देखो P है ना, तो P का लंब किस पर डाला हुआ, ये PN। लंब क्या आपका PN, लंब क्या आपका PN, तो ले लोगे PN। PN आधार का मतलब PN किस पे खड़ा हुआ है, तो बाबूजी PN किस पे खड़ा है, AQ पर। जहां पर 90 डिग्री बन रहा है मतलब वो वहीं खड़ा हुआ है। तो बेटा जी PN खड़ा किस पे है, AQ पर। किस पे खड़ा है, AQ पर। तो आधार हो जाएगा इसका AQ। बोले बेटा आपको क्या डाउट, बेटा डाउट पूछो आपको। यस बोलिए, समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। आप बोलो सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा समीकरण नंबर 1 के 2। देखो आपको लाना क्या है, AP बटे में PB। AP तो हमने ला दिया, देखो त्रिभुज AP आ रहा है कि नहीं आ रहा इसके अंदर, मतलब यहां से AP आ जाएगा। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, AP आ जाएगा। अब क्या निकालना है, PB के लिए निकालना है, मतलब बटे लाना, बटे में लाना है। देखो पहले इसका क्षेत्रफल, पहले इतने का क्षेत्रफल आ गया, अब इतने का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल लाने के बाद दोनों का क्या कर देंगे, बटे में कर देंगे। ठीक है, तो एक तरफ का आ जाएगा। अब निकालेंगे त्रिभुज, बेटा जी अभी हमारा A से P कवर हो गया है, हुआ कि नहीं, A से P कवर हो गया। अब कवर करेंगे P से B। अब तो P से B कवर करेंगे तो ऐसे त्रिभुज नाम देना जिससे P से B आ जावे। तो बेटा त्रिभुज P B और Q, तो त्रिभुज P B Q का क्षेत्रफल। तो बेटा जी तो ध्यान यहां पर त्रिभुज P B Q का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लंब गुणे आधार। ठीक है बेटा, अब यहां पर तो बेटा जी क्षेत्रफल जो लिखा हुआ इसको शॉर्टकट में AR बोलते हैं, किसका, PBQ का। तो PBQ, क्योंकि AR मतलब एरिया होता है, जिसको इंग्लिश में एरिया बोलते हैं क्षेत्रफल को, इसलिए AR लिया गया है, बराबर 1/2 लंब। अब अगर आप इसमें लंब देखो आप ध्यान से बेटा जी, तो बेटा जी इस त्रिभुज में
P से B और B से Q, अगर आप P B Q में लंब ढूंढोगे तो कहीं भी आपको लंब मिलेगा नहीं, कहीं भी आपको लंब मिलेगा नहीं। तो आपने करना क्या है बेटा जी, तो इसके लिए जो आपने लंब यूज किया था, त्रिभुज ए पी क्यू में जो लंब आपने यूज किया था वही लंब आपको इसके लिए भी यूज कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे कहीं लंब दिया हुआ नहीं है। तो इस त्रिभुज में हमने लंब किसका यूज किया था, पीएन का, तो यहाँ पर भी लंब यूज कर लेंगे पीएन। याद रखना ये लंब आपको यह वाले त्रिभुज में कहीं भी देखने को मिलेगा नहीं, इसलिए आपको इस त्रिभुज में जहां पर आपने लंब जो पीएन का यूज किया था वही लंब आपको इसमें भी यूज करना है। यानी दोनों त्रिभुजों के लिए लंब आपका सेम रहेगा, लेकिन आधार आपका बदलेगा। अब आधार क्या लोगे धना बेटा जी, बॉयज यहां पर अभी आपने जो आधार का जो यूज किया था बेटा वो क्या था आपका, अभी लंब आपने के लिए पीएन लिया था और आधार क्या था आपका AQ, ठीक है। सो अब इसमें जो लंब हम यूज करने वाले हैं वो क्या करेंगे बेटा जी, QC, क्या लोगे आप, QC, यस QC आप यूज करने वाले हो, बोलिए। एक नहीं लंब हमने ये यूज करना है, लंब हमको पीएन ही यूज करना है, लेकिन आधार बदलेगा फिर आपका, ठीक है, क्योंकि पहले AQ और दोबारा क्या होगा बेटा जी QC, क्या लोगे आप QC, पहले के लिए आधार QN, क्या लोगे AQ, सॉरी लंब आपका PN होगा तो आधार क्या लोगे QC लोगे। अब इसमें ना तो लंब है ना तो आधार, तो क्या करोगे आप, इस लाइन पर हम त्रिभुज जो यूज कर रहे हैं ये वाला यूज कर रहे हैं, तो आपको खाली यहां से यहां तक आपका आधार का यूज करना है, यहां से यहां तक का आपको क्या करना है, आधार यूज करना है। तो लंब अगर आपका PN है तो आधार आप क्या लोगे QC, क्या लोगे QC, ठीक है। तो यहां पर लेने वाले हैं हम QC, इसको बोल दो समीकरण नंबर 2। बोलो यहां तो कोई डाउट है क्या, यार एक बात ध्यान से याद रखना बच्चा कि ना तो इसमें लंब, जब इसमें लंब नहीं तो बेटा तो आधार कहां से आएगा, तो आपको करना क्या है कि लंब ये पीएन ही यूज करना है, लेकिन आधार आपको बदल लेना है कि आधार जब त्रिभुज ए पी क्यू था तो आधार था AQ, और जब त्रिभुज हम पी बी क्यू यूज कर रहे हैं तो इसमें आधार आपको क्या लोगे QC लोगे, क्या लोगे आप QC, इसके सामने ये वाला QC यूज करोगे। जब इसमें AQ यूज हो गया, आधार के रूप में आपने AQ यूज कर लिया, तो पूरी लाइन को कवर करने के लिए अब AQ तो हो गया, आप क्या लेंगे QC, क्या लोगे आप, क्या लोगे आप, ये बात याद रखना है ना, समझ नहीं आ रहा है तो वो QC में लिख दिया, लिख दिया। अब क्या करना है सर, अब देखो AP बटे में PB, यानी कि दोनों का बटे में लेना है, तो समीकरण 1 और 2 को अनुपात लेने पर, अनुपात यानी बटे में लेने पर, समीकरण 1 और 2 का अनुपात लेने पर, अनुपात यानी बटे में, अनुपात लेने पर, ठीक है बेटा जी। अब अनुपात दे देते हैं हम, यहां का यहां से अनुपात लेंगे, यानी एरिया ऑफ APQ बटे में यहां पर एरिया ऑफ PBQ बराबर का बराबर, अब इसका बड़ा 1 बटे में 2 PN मल्टीप्लाई AQ, अब बटे में बेटा जी समीकरण 2 बेटा 1 बटे में 2 PN का PN और QC का QC। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो पहले, किसी को डाउट है बेटा, बेटा जी ध्यान रखना, राइट से लेफ्ट का, लेफ्ट से ही आपको अनुपात करना है, इसका इससे, तो बेटा जी इसका आपको इससे ही करना है, ठीक है ना बेटा, पल्ले पड़ रहा है, थोड़ा भी डाउट तो पूछ लेना। बॉयज डाउट है क्या, बच्चा डाउट है, बच्चा डाउट है तो यहां ध्यान दे लो बेटा। अब यहां पर 1 बटे 2 से 1 बटे 2 कट, PN से PN कट, अब क्या बच गया बेटा, एरिया APQ बटे में एरिया PBQ बराबर AQ बटे में QC, इसको समीकरण दे दीजिए बाबूजी दंदना, ये हमारा मेन समीकरण आ गया है, ये क्या आ गया मेन, आपके पास क्या निकल कर आ गया है AQ बटे में QC, आपके पास निकल कर आ गया है AQ बटे में QC, अब आपका निकलना बाकी रह गया AP बटे में PB। जो काम हमने
इसके लिए क्या, ये वाले के लिए क्या, अब वही काम करना है इधर के लिए, सेम टू सेम। ये आपका आधा सवाल कंप्लीट अभी हुआ है, ध्यान दीजिएगा बेटा। अब इसको समीकरण नंबर, ये मैन आ गया, ये आपका मैन आ गया है ना। अब मैन कैसे बना बेटा, आपको दिखाई दे रहा है कि ए की बड़े में क्यूसी आ गया है, तो मतलब ये आपका मैन आ गया है। तो इसको मैं समीकरण नंबर दे दे रहा हूं बेटा, इसको समीकरण नंबर दे दे रहा हूं ए, समीकरण नंबर ए, ताकि आपको आगे के कंफ्यूजन ना हो कि सर अब हम क्या करें, क्योंकि 4-5 समीकरण हो जाएंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैन समीकरण, लास्ट में जो तुलना हम करेंगे वो मैन समीकरण की करेंगे, किस करेंगे, मैन समीकरण की। तो आपको पता चलना चाहिए, बाकी सब मिक्स हो जाएंगे फिर आपके बाद में, सब मिक्स ना हो जाए, इसलिए मैंने को समीकरण नंबर ए दे दिया है। ये पहला और दूसरा इसकी मदद के लिए थे, ठीक है। लेकिन जो आया है, जो ये अलग मैन है, आपको मालूम कैसे बढ़ेगा सर ये मैन है, तो अब देख लो इसका जो आंसर आया वो आया ए क्यू बटे में क्यू सी, वही आपको चाहिए, ए क्यू बटे में क्यू सी, ये मैच हो गया यहाँ पर। अब आपको निकालना है एपी बटे में पीबी। अब एपी बटे मतलब हमने अभी ए से बी का यूज कर लिया है, अब आपको यूज करना है ए से सी का, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर यहाँ पर हम लिखेंगे कि अब बेटा यहाँ के लिए अब आपको ये लाइन कवर करनी है ना बेटा, अभी ये लाइन पूरी कवर हो चुकी है, अब ये लाइन, तो त्रिभुज बेटा ए क्यू पी, त्रिभुज ए से क्यू, क्यू से पी, पी से ए, यानी कि त्रिभुज ए क्यू पी का क्षेत्रफल। तो अब मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूं, बिकॉज वही सूत्र डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। एरिया ऑफ किसका बेटा, ए क्यू पी का, एरिया ऑफ ए क्यू पी बराबर, ठीक है बेटा, 1/2 लंब गुणे आधार, 1/2 लंब गुणे आधार, जो कि आपने यहाँ पे लगाया है 1/2 लंब गुणे आधार, मैं वही वापिस यहाँ पे रख दे रहा हूं। 1/2 लंब क्या होगा बेटा जी यहाँ पर, तो यहां से आप देखो, यहां से ए से क्यू से, तो इसका लंब क्या बेटा जी, क्यू एम, क्या बेटा जी आपका लंब, आपका क्या बेटा जी क्यू एम, तो यहाँ पे लंब क्या आएगा, क्यू एम। पल्ले बेटा बेटा, पल्ले बेटा कि नहीं बेटा है, लंब के बाद आपको क्या चाहिए बेटा जी, आधार। अब बाबूजी बताओ मुझे, जो क्यू एम है, क्यू एम किस पे खड़ा हुआ है, तो क्यू एम खड़ा हुआ है एपी पर, किस पे बेटा, एपी पर, तो यहां पे हम ले लेंगे एपी। बोलो यहां तक डाउट है किसी को, डाउट बेटा यहां तक, डाउट है गर्ल्स, डाउट बेटा, डाउट है, ओके। अब बेटा जी यहां पर समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, वो मैंने इसलिए उसको अलग रखा है मैंने। अब उसके बाद बेटा आपकी ए क्यू लाइन कवर हो गई, अब कवर करनी है आपको क्यू सी लाइन। अब क्यू सी लाइन कवर करने तो ऐसे बेटा जी, क्यू सी पी, भूलकर भी आप क्यू सी बी मत ले लियो, क्योंकि क्यू सी बी लोगे तो एकदम से अलग हो जाएगा। तो Q से C, C से P, ये ऐसे आपको कवर करना है। तो त्रिभुज Q C P का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ क्यू सी पी बराबर 1/2 लंब गुणे आधार। तो बेटा जी वापिस से जो लंब इधर के लिए हमने जो यूज किया था, इधर भी वही लंब आपको यूज करना है। सो क्यू एम दोनों के लिए लंब सेम रखना है आपको, बिकॉज एक ही लंब हमारे पास है दोनों के लिए, क्यू एम। खाली आधार आपको बदलना होगा, पहले आधार हमने लिया था एपी, तो अब आप जो आधार लेने वाले वो लोगे क्या, पी क्यू, क्या लोगे बेटा जी, पी बी। तो यहां पर हो जाएगा बेटा जी आपका पी बी, समीकरण नंबर 4। अब आपको क्या करना है, अब करना दोनों का अनुपात, तो समीकरण 3 और 4 का अनुपात लेने पर, तो बेटा जी समीकरण 3 और 4 का अनुपात लेने पर, किसी भी बच्चे को अभी भी डाउट हो, रत्ती भर भी डाउट हो, उसको लग रहा हो कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बोलिए 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 बेटा, डाउट हो तो बोलिए, आपको डाउट हो तो आप भी बोलिए। एनीवन गर्ल्स, बॉयज में डाउट नहीं ना, डाउट बेटा नहीं, ओके। अब अनुपात ले लीजिए यहां पर बाबूजी, यहां पर हो जाएगा एरिया ऑफ ए क्यू पी बटे में एरिया ऑफ क्यू सी पी बराबर, अब यहां बेटा जी 1/2 क्यू एम मल्टीप्लाई में एपी बटे में बेटा जी 1/2
अब चौथे क्या बेटा, क्यू एम मल्टीप्लाई पी बी। बोलो, या तो कोई डाउट बेटा, किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट बोलो। यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर ध्यान देना बेटा। यहाँ पर 1/2 से 1/2 कट, क्यू एम से क्यू एम कट। अब ध्यान देना यहाँ पर एरिया ऑफ ए क्यू पी बटे में एरिया ऑफ क्यू सी पी बराबर, अब क्या निकल गया हमारे पास, ए पी बटे में पी बी। समीकरण नंबर इसको बोलो, ये ए था, ये आपका मैन समीकरण बी। अब कैसे सर बी कैसे क्या निकल कर रहा है, ए पी बटे में पी बी, तो ए पी बटे में पी बी। समीकरण नंबर ए में आपके पास, समीकरण ए में आपके पास ए क्यू बटे में क्यू सी आ गया है, जो कि इसको मैंने बोल दिया था हमने। अब समीकरण नंबर बी में हमारे पास ए पी बटे में पी बी आ गया है। आपका आंसर 99 आ चुका है, 1% बाकी रह गया। अब 1% क्या सर, कि 1% मतलब सर हमें सिर्फ ए क्यू बटे में क्यू सी चाहिए और ए पी बटे में पी बी चाहिए, लेकिन हमें ये और ये दोनों नहीं चाहिए हमें। तो अब ये दोनों आपको निकालनी होगी। वो दोनों कैसे निकालोगे, उसके लिए हमारे पास स्पेस नहीं है, तो उससे पहले आप इसका जो बच्ची वीडियो देखेंगे वो बच्चे इसको से ले लेंगे, ठीक है। और आपको एक क्लिक कर लेनी है, 5 मिनट का, आई मीन 1-2 सेकंड का वेट देता हूं। आप लोग इसको लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। किसी भी वीडियो का आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि वो आप बाद में लिख पाओ, ठीक है। ओके, आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। रुक जाइए, नहीं आप लोगों ने ले लेना है वहां पर गाइस, अभी के लिए नहीं बोला था मैं, बट कोई नहीं। अभी यहाँ पर सुनो, पहले मैं ये वाला भाग इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। नहीं सुनिए यहाँ पे, व्हाट हैपेंड, ओके। सो यहाँ पर गाइस, अब ये वाला जो है थेल्स की प्रमेय, ये मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है ना। ध्यान देना, यहाँ पर सारे बच्चे, ये मैंने कर दिया आपका इरेज, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन में मैं दे रहा हूं, बिकॉज आपने स्क्रीनशॉट ले ली है, नहीं तो फिर बाद में रिकैप करके देख लेना, बाद में लिख लेना। यहां पर बॉयस, अब आपने करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको ये वाला बेटा जी, अब आपको ये वाला हिस्सा और एक ये वाला, ये आपको हटाना है। तो ये हटाओगे कैसे, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। आपने जो त्रिभुज ए पी क्यू, यहाँ पे बेटा ध्यान देना सभी लोग, सारे के सारे बच्चे यहाँ फोकस करना, हटाएंगे, यही खाली आईएमपी पॉइंट है। यहाँ पर ए पी क्यू और यहाँ पर भी ए पी क्यू दिया हुआ है, प्रॉब्लम नहीं, आगे पीछे चलता है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे चलता है। सो ए पी क्यू, यहाँ पर भी ए पी क्यू दिया हुआ है। अब नीचे की बात करें, पी बी क्यू और यहाँ पे पी क्यू सी है, यानी ये दोनों अलग अलग हैं। तो अगर हम इसको इसके बराबर बता देवे, क्योंकि ये तो पहले से सेम ही है, आपका ये वाला हिस्सा ये वाले हिस्से के पहले सेम है ही, क्योंकि एरिया ए पी क्यू पहले से है। डिफिकल्टी आ रही है एरिया पी बी क्यू में, बिकॉज ये पी बी क्यू है और ये क्यू सी पी है, ये अलग एकदम से। तो अगर हम इसको और इसको दोनों को बराबर दिखा दें, तो ये वाला हिस्सा ये वाले हिस्से के बराबर हो जाएगा। अगर राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। तो हमने खाली क्या करना है कि पी बी क्यू को क्यू सी पी के बराबर दिखा देना है। अब ध्यान दो, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले देखो पी बी क्यू, तो ये रहा आपका पी, ये रहा आपका बी और ये रहा आपका क्यू, यानी कि पी बी क्यू, यानी ये त्रिभुज आपका बेटा, ध्यान देना बच्चा, ये वाला है। और दूसरा क्यू सी पी, बेटा क्यू सी और ये पी, ये वाला है ना बेटा कि नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको मालूम पड़ेगा कि सर कि आप ये त्रिभुज लो या ये वाला त्रिभुज लो, दोनों में एक भुजा ऐसी जो कॉमन आ रही है, दोनों में ये पी क्यू भुजा क्या आएगी, कॉमन आएगी। तो कैसे देखो, पी से बी से क्यू से पी, तो ये भुजा कॉमन आई। अब इसका नाम दो,
तो Q से C से P से Q, है ना। तो PQ जो भुजा है वो इसमें भी आएगी और इसमें भी आएगी, हाँ या ना। दूसरी बात कि ये पहले नंबर का त्रिभुज और दूसरे नंबर का त्रिभुज क्या कहां पर बना हुआ है, दोनों समांतर रेखाओं के बीच में है, हाँ या ना। दोनों समांतर रेखाओं के बीच में है और दोनों का आधार सेम है, क्या, PQ, हाँ या ना। तो आपको लिखना है कि सर, लिखना है आपको कि PBQ और QCP दोनों का आधार समान है। दोनों का आधार क्या है, समान। आधार मतलब PQ पे दोनों के दोनों खड़े हुए हैं और दोनों के दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में भी बन रहे हैं, जिससे ये दोनों क्या होंगे, समान होंगे। तो आपको लिखना है, यहां पर आपको लिखना है कि त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा बड़ा जी, PBQ, त्रिभुज PBQ और त्रिभुज QCP, त्रिभुज PBQ और त्रिभुज QCP का आधार समान होने से, समान होने से तथा दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बन रहे हैं। दोनों त्रिभुज तथा दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के एक ही समांतर रेखाओं के बीच में, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में तथा दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बन रहे हैं, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। इसलिए एरिया ऑफ PBQ बराबर होगा एरिया ऑफ QCP के। समझा कि नहीं आया, पहले बड़ा नहीं बड़ा, कि सर दोनों त्रिभुजों का आधार समान है और दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बन रहे हैं, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल भी क्या होगा, समान होगा। इसे मैंने लिख दिया क्षेत्रफल एरिया ऑफ PBQ बराबर होगा एरिया ऑफ QCP के, जिससे यह सिद्ध होता है कि सर समीकरण A का दायां पक्ष समीकरण B का दायां पक्ष के बराबर हो गया। और अगर दाएं पक्ष से दायां पक्ष बराबर है तो बाएं पक्ष का बाएं पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए AQ बटे में QC बराबर AP बटे में PB, AP बटे में PB, और यही हमें करना तो सिद्ध। और इसी को लास्ट में आपको एक ब्रैकेट में बंद करना भूलना नहीं है। सारे बच्चे इसको ब्रैकेट में बंद करना भूल जाते तो समझ में नहीं आता आंसर आया कि नहीं आया। तो आपका जो भी फाइनल आंसर निकल कर आता है उसको आपको एक ब्रैकेट में बंद कर देना है, ठीक है, जिससे सामने वाले को समझ में आए कि आपका फाइनल आंसर निकाल के आपने रख दिया उनके सामने। अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आपको डाउट हो तो आपको अभी पूछ लेना है, और जो बाद में यूट्यूब पे देखने वाले हैं उनको वही कमेंट सेक्शन में करके बताना है कि सर ये स्टेप या वो स्टेप आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो।